अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते हुए राजनीति में आए थे। बरसों बाद बहुत से लोगों को उम्मीद बंधी थी कि देश से भ्रष्टाचार खत्म हो सकेगा। समय का चक्र ऐसा चला, अब वो खुद ही भ्रष्टाचार के घेरे में आ चुके हैं। उनके 2 साथी जेल में हैं, एक जमानत पर बाहर है और 1-2 ऐसे भी हैं जिन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अरविंद केजरीवाल का ताजा तरीन आरोप तो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी आम आदमी पार्टी को बर्बाद करना चाहती है और उनके साथी नेताओं के खिलाफ सारे ही मामले राजनीतिक वजहों से लाए गए हैं। जब भी जांच एजेंसियों की तरफ से नोटिस या कोई एक्शन हुआ है, अरविंद केजरीवाल अपने साथियों को बेकसूर और आरोपों को झूठों का पुलिंदा करार देते रहे हैं। लेकिन ऐसे दावे अदालत पहुंचकर कानूनी दांवपेच में उलझ कर रह जाते हैं। ये सब होने के बावजूद मनीष सिसोदिया का केस अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदार राजनीति के लिए तिनके के सहारे जैसा लगता है। अरविंद केजरीवाल की राजनीति शुरू करने से पहले से ही मनीष सिसोदिया उनके सबसे करीबी साथी रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से उनके केस में जिरह चल रही है, वो काफी महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की बेंच की तरफ से मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस को लेकर प्रवर्तन निर्देशालय से कई सवाल पूछे गए। दिल्ली शराब नीति केस में आगे की राह प्रवर्तन निर्देशालय के वकील की दलील और सबूतों पर निर्भर करती है। 12 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना के किसी और केस की सुनवाई में व्यस्त होने के कारण सुनवाई टाल दी गई। मनीष सिसोदिया के दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम रहते सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया था और बाद में तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद 9 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निर्देशालय ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था। जो कुछ अदालत को ईडी ने बताया, उसके मुताबिक मनीष सिसोदिया ने सबूत छिपाने के लिए 14 फोन और 43 सिम कार्ड बदले थे और उनमें से 5 सिम कार्ड मनीष सिसोदिया के नाम पर ही थे। दिल्ली कोर्ट में प्रवर्तन निर्देशालय ने यह भी दावा किया है कि मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों ने 170 बार मोबाइल फोन बदले और फिर उन्हें तोड़ भी दिया, जिससे 1.38 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। शराब घोटाले में बड़े पैमानों पर सबूतों को नष्ट किया गया। प्रवर्तन निर्देशालय का दावा है कि जांच एजेंसी के पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई के दौरान ईडी के दावों पर ही कई सवाल पूछ डाले हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में संबंधित व्यक्तियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराधों की आय से जोड़ना होगा। कोर्ट ने पाया है कि जो केस बनाया गया है वो है कि पैसा मनीष सिसोदिया को मिला था, लेकिन ये पैसा कथित शराब ग्रुप से सिसोदिया तक कैसे पहुंचा। कोर्ट ने एक सवाल ये भी पूछा कि अगर एक आरोपी कारोबारी दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत कहां है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रवर्तन निर्देशालय को चेताया भी कि जिहर के दौरान सिर्फ 2 सवालों के बाद ये केस गिर जाएगा। बता दें कि दिल्ली में जनता की चुनी हुई सरकार है। मौजूदा व्यवस्था के तहत कुछ चीजों को छोड़कर दिल्ली सरकार के ज्यादातर फैसलों में दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी जरूर है। किसी भी सरकार का काम जन कल्याण के लिए योजनाएं तैयार करना और बाद में उन्हें लागू करना भी होता है। ऐसे सारे काम सरकार के नीतिगत फैसलों का रिजल्ट होते हैं। मनीष सिसोदिया जिस केस में आरोपी हैं वो दिल्ली में शराब नीति से जुड़ा केस है। दिल्ली सरकार की शराब नीति पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो भी सवाल हुए हैं जो बहुत लोगों के मन में हो सकता है। क्या किसी नीतिगत फैसले को कानूनी रूप से चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि नीतियां तैयार करने और नीतिगत फैसले लेना तो जनता की चुनी हुई सरकार का मॉन्टेड होता है। ऐसे तो देश भर की सरकारों के तमाम फैसलों पर सवाल उठाए जा सकते हैं और उनको कानूनी तौर पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और सीबीआई की एफआईआर में मनीष सिसोदिया की मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर ही प्रवर्तन निर्देशालय ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा है। बता दें कि नीतिगत फैसलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर सीबीआई की तरफ से पेश वकील की दलीलें थी कि दिल्ली शराब नीति जानबूझकर कुछ खास लोगों के पक्ष में तैयार की गई थी। सीबीआई की तरफ से सबूत के तौर पर कुछ व्हाट्सएप चैट पेश किए गए हैं। देखा जाए तो ऐसे सबूत केस तैयार करने और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए तो काफी होते हैं, लेकिन आरोपों को साबित कर आरोपी को दोषी ठहराए जाने के हिसाब से अपर्याप्त होते हैं। सीबीआई की दलील पर अदालत की प्रतिक्रिया से भी ऐसा ही लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जमानत के हिसाब से देखें तो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के मामले में बड़ा फर्क है। सत्येंद्र जैन को जमानत मेडिकल ग्राउंड पर मिली है। इंसानियत के नाते सहानुभूति के कारण या मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई सबूतों को लेकर हो रही है। सहानुभूति की वजह से मनीष सिसोदिया को सिर्फ बीमार पत्नी से मिलने के लिए कुछ घंटों की मोहलत मिल सकती है, वो भी सिर्फ शर्त है कि पुलिस की कड़ी निगरानी में।
अब अगर मनीष सिसोदिया को भी जमानत मिलती है तो उसका आधार प्रवर्तन निर्देशालय की तरफ से पेश कमजोर सबूत ही माने जाएंगे। अब अगर मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट को यकीन दिलाने लायक सबूत नहीं पेश कर पाता है और जमानत मिल जाती है तो फिर अरविंद केजरीवाल को अपनी कट्टर ईमानदारी पर शोर मचाने की छूट अपने आप मिल जाएगी। और अगर ईडी की तरफ से पेश सबूतों का मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी सही तरीके से काउंटर नहीं कर पाते हैं और सुप्रीम कोर्ट आरोप को गंभीर मान लेता है तो चुनावी माहौल में अरविंद केजरीवाल के लिए खुद के साथ साथ अपने साथियों को कट्टर ईमानदार साबित करना भी मुश्किल हो सकता है। जब तक आखिरी फैसला नहीं आ जाता ये सवाल भी बना रहेगा कि क्या नीतिगत फैसले को चैलेंज किया जा सकता है और ये बहस तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक कि ये साबित ना हो जाए कि किसको फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली एक्सरसाइज पॉलिसी बनाई गई थी।